एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और इन्हीं चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान से हमारा जो अध्याय क्रमांक 5 है, द्रव्य की अवस्थाएं, उसमें हम लिक्विड स्टेट के बारे में आज बात करेंगे। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मतलब ये कि इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का आज क्या होने वाला है, तगड़ा वाला रिवीजन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी होने वाली है। और भैया अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। और यहां पर दिया गया है कि हम द्रवों के जिन जिन गुणों को आज यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट, वो सब यहां पर दिए हुए हैं। पर कहानी की शुरुआत करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में, राइट, हम कौन सी चीजों को कवर करके आ चुके हैं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और ये टॉपिक आपकी खोपड़िया के अंदर बड़े शानदार तरीके से फिट हो जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा भैया कहानी, है ना, कहानी अब तक। मतलब अब तक हमने ये जो हमारा इस पूरे चैप्टर का सेशन चल रहा है, इसमें कौन सी जो चीजें हैं उसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी शानदार ये स्टोरी है ना। और सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं, जिससे आपको रिवीजन करने में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो देखो, कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से होती है, तो अपन थोड़े डिब्बे भी बना लेते हैं अपनी वाली स्टाइल में, ताकि थोड़ा मजा आ जाए, है ना। यस सर। चलो भैया, ये सारे टॉपिक्स अपन कवर कर चुके हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं बेटा देना, प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है यहां से एज इट इज क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके सीयूईटी में, जेडबलई में और नीट जैसी एग्जाम्स में। मतलब ये कि आपको जो है सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलना है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलो, तो क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं, थोड़ा अपना नॉलेज जो है उसको गेन कर लेते हैं। आपको यदि याद होगा तो इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है भाई? स्टार्टिंग होती है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से, जिसको हम कहते हैं अंतरा, ठीक है, आणविक अंतरा आणविक बल, जिसमें हमने बहुत अलग अलग प्रकार के जो बल थे उसके बारे में देखा था। जिसमें हमने ये जाना था कि यदि पदार्थ का निर्माण होता है तो उसके पीछे कणों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल की हम बात करते हैं। बोलो यस सर। चलो भाई, तो एक तो ये हमने देखा था, बोलो यस सर। फिर यदि आपको पता होगा तो हमने अलग अलग प्रकार के गैस के नियम देखे थे, जिसमें हमने चार्ल्स के नियम, बॉयल के नियम, एवोगैड्रो के नियम और गैलोसिक के नियम के बारे में बात की थी। मतलब ये कि भैया हमने गैस के नियम के बारे में देखा था, गैस के जो नियम होते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। हमने गैस के जितने भी नियम होते हैं उनके बारे में बात की थी, राइट। और जब हमने सारे गैस के नियम पढ़ लिए थे तो उसके बाद हमने उन गैस के नियम से एक समीकरण बनाया था, जिसे हमने कहा था आदर्श। कौन आदर्श? तो आदर्श गैस समीकरण, या फिर हम कह सकते हैं भैया या फिर हम क्या कह सकते हैं भैया, तो आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको आपने बिल्कुल दिमाग के अंदर रख लिया होगा, दिमाग के अंदर फिट कर लिया होगा। अरे इसी को तो अपन कहते हैं पीवी इज इक्वल टू व्हाट? एनआरटी। और यदि आपको पता हो तो यहां पर जो P है वो दाब है, यहां पर जो V है वो आयतन है, यहां पर जो N है वो मोलों की संख्या है, और T को तो आप जानते ही ये ताप होगा। और R यहां पर एक निकल कर आया था, जिसे हम कहते हैं क्या? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अलग अलग वैल्यूज को भी हमने डिस्कस किया था। तो चैप्टर छुटका है, एकदम छोटू सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। मतलब एक तीर से दो निशान, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े काम की चीज है। चलो, तो अंतराण्विक बल के बारे में हमने बात की, गैस के नियम के बारे में हमने बात की, आदर्श गैस समीकरण के बारे में हमने बात की, और हमने क्या बात की? अब जब हमने ये देखा कि भाई आदर्श गैस समीकरण होता है, तो उस टाइम पर हमको यह पता चला कि कोई भी जो गैस होती है ना, वो आदर्श गैस होती ही नहीं है। वो कैसी होती है भाई? वास्तविक गैस होती है। तो फिर हमने कहा कि भैया जो गैस है ना, वो अपने रास्ते से थोड़ी सी विचलित हो रही है, आदर्श होने की बजाय वो कैसी हो रही है? वास्तविक हो रही है। तो हमने कहा कि आदर्श गैसों से विचलन कैसे होता है। मतलब हमने फिर बात की वास्तविक गैस समीकरण की। हमने फिर बात की किसकी? तो भैया वास्तविक, बोलो यस सर, वास्तविक गैस समीकरण। खत्म खेल, बोलो यस सर।
चलिए, तो फिर हमने बात किसकी की? वास्तविक गैस समीकरण की। और जब ये सब कुछ हमने देख लिया तो हम सीधे गैस के अंदर चले गए और हमने ये कहा कि जो गैस होती है वो अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है, मतलब कि जितनी भी गैसें होंगी उन सबका अणुगतिज सिद्धांत होगा, जिसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहेंगे, जो कि इस चैप्टर में एक टॉपिक है और फिजिक्स यानी कि भौतिकी में एक पूरा का पूरा जो है अध्याय है, इसलिए बड़े ध्यान से उस टॉपिक का वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हमने बात की अणुगतिज, अणु 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 गतिज गतिज गतिज, ठीक है, सिद्धांत, इसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। और हमने क्या बात किया बेटा? तो हमने कहा कि जो है द्रवीकरण कैसे होता है, हमने कहा कि गैसों का जो है द्रवीकरण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में भी हमने बात की। तो हमने जो है गैसों के द्रवीकरण के बारे में भी बात की। चलो, तो ये सारी कहानी जो है हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं भाई, देख चुके हैं, बात समझ में आ रही है। और आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो पदार्थ की द्रव अवस्था। पहले अपन ने गैस अवस्था के बारे में पढ़ा, बोलो यस सर। फिर अपन ने तरल के बारे में पढ़ा, बोलो यस सर। अपन ने क्रांतिक, दाब, ताप, वाप सब निपटा दिया, बात समझ में आई। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ की, किसके बारे में? तो आज का हमारा बड़ा हॉट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई पदार्थ जो होगा आपका, उसकी द्रव अवस्था के बारे में। मामला बिल्कुल सेट है। ये आज का एपिसोड है जिसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, और इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या फिर आपके स्कूल की बात करें। बात समझ में? तो बस खत्म हो गई बात। तो एक काम करते हैं, जब आपने इसको लॉक कर ही लिया है तो थोड़ा इसमें बादल शादल बना दो यार, मजे ले लो इस टॉपिक के। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और भैया इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम जो है चलो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, हम ये देख लेते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसका जो मेन्यू है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 4 चीजें निपटाने वाले हैं और चारों ही जो चीजें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 4 चीजें निपटाने वाले हैं और ये जो चारों ही चीजें हैं ये बड़ी क्या है, इंटरेस्टिंग है। क्या है? तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी और चौथी, चारों ही क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जो द्रव होते हैं, द्रव के गुणधर्म। खत्म बात। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो भाई हम बात करेंगे द्रव के गुणधर्मों के बारे में, कि कौन से गुणधर्म होते हैं। संपीड़ित हो सकते हैं, यानी क्वथनांक कैसे बताया जाता है, द्रव्य आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे निश्चित किया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे एक बड़े तगड़े टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वाष्प दाब। क्या बोलेंगे? तो हम बात करेंगे इसको और हम कहेंगे कि ये वाष्प दाब है। अब सवाल पैदा होता है ये वाष्प दाब क्या है, बताने वाला हूं। और ये जो है कक्षा 12वीं में भी काम आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। साथ में हम देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्को हिंदी में लिखना है, ओके, श्यानता, ठीक है। विस्कोसिटी बोले तो गाढ़ापन। अरे बाबा, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, गाढ़ापन। और हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, यानी कि सरफेस टेंशन को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव। ओके भैया, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम जो है पृष्ठ तनाव के बारे में भी बात करेंगे। बस ये 4 टॉपिक हैं, यहां पर जाकर इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। बढ़िया तरीके से सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर में भी करवाऊंगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट में करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, सब्जेक्टिव कराऊंगा। सब टाइप की चीजें आपको मिलने वाली है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। और पूरी कोशिश की गई है कि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से आपके दिमाग के अंदर सेट किया जाए। तो बढ़िया से देखना, कोई डाउट यदि होगा तो पूछ लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं इन 4, 5, 6, 7 टॉपिक्स के बारे में। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। खत्म खेल। क्या कहते हो, तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट हो जाए? ले लो। और 1 मिनट लगेगा भाई, कॉपी में भी लिख ही लो वीडियो रोककर, है ना। लिख लो बच्चों, कॉपी में लिख लो, बहुत काम की चीज है,
कॉपी में बढ़िया तरीके से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और हम शुरुआत करते हैं कहां से कि जो भी हमारे द्रव होते हैं उसके गुणधर्म कैसे होते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने ये देखा था कि गैसों को आप किस तरीके से द्रवीकृत कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? पिछली वाली क शा में हमने ये देखा था कि जो भी गैसें होती है ना, क्लियर है? बोलिए यस सर। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो गैस होती है उनके द्रवीकरण के बारे में देखा था। गैसों के द्रवीकरण, बात समझ में आई? तो पिछली वाली जो कक्षा थी इसमें हमने बात की थी किसके बारे में भाई? गैसों के द्रवीकरण के बारे में। हमने ये कहा था कि यदि आप क्रांतिक तापमान तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद यदि आप दाब बढ़ाते हैं या फिर आयतन कम करते हैं तो गैस जो है वो द्रवीकरण हो सकता है उसका, और वो लिक्विड स्टेट में पहुंच सकती है। तो गैसों का जो द्रवीकरण है बड़े ध्यान से देखेंगे भाई। गैसों का द्रवीकरण अपन ने देख लिया था। अब गैस जो है वो द्रव अवस्था में आ चुकी है, यानी कि लिक्विड स्टेट में है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में बतियाएंगे, डिस्कस करेंगे, खोपड़ी में सेट करेंगे, परीक्षा में आएगा लपेट के आ जाएंगे। बात समझ में आई? बढ़िया वाले मार्क्स लेकर आएंगे, मजे से रहेंगे, है ना। चलो आ जाओ, मिटा देते इसको। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं द्रवों के गुणों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो भैया ऐसा है, जिस बर्तन में रखा होगा 9th क्लास से और उसके पहले से अपन रटते हुए आ रहे हैं कि ये जिस बर्तन में रखा होगा उसका जो आयतन है ना, जिस भी बर्तन में रखा होगा उसका जो आयतन है उसको धारण कर लेगा कौन? हमारा द्रव कर लेगा। रुको भैया, एक आपको बिल्कुल डेमो के साथ बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा कम है पर द्रव तो है। चलो, तो आप यदि देख रहे होंगे तो जिस प्रकार से बर्तन है, क्लियर है, जिस प्रकार से बर्तन है भैया उसका जो आयतन है यहां तक का जो आकार उसका है, वही आकार जो है वो किसका हो जाएगा? आपके तो द्रव का हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, इसका जो आयतन है वो कैसा होगा? तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि द्रव जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है, आकार का बर्तन ले लो, बोतल ले लो, डिब्बा ले लो, जिसमें रखना, टंकी ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जिस आकार का क्या होगा भैया? बर्तन होगा, वैसा और उतना एवं उतना ही क्या होगा? बात समझ में आई? आयतन होगा। खत्म बात, आयतन होगा। आपने कहा सर पहला वाला जो पॉइंट है ना, हलवा पॉइंट है और बढ़िया पॉइंट है, मतलब अपन ने दिमाग के अंदर सेट कर लिया। दूसरी बात, यदि हम घनत्व या डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका जो घनत्व है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो घनत्व है बेसिकली वो ठोस से कैसा होगा? कम, और गैस से होगा ज्यादा। बात समझ में? तो भैया गैस से होगा ज्यादा, गैस से कैसा होगा? तो ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एवं जो ठोस है, ठोस से कैसा होगा? तो भाई कम होगा। जितनी भी आप गैस से कहोगे, गैसों से इसका जो आयतन है, सॉरी आपका घनत्व है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा, पर ठोस से जो है कम होगा, क्योंकि इसके कणों के बीच की जो दूरी है वो गैसों की मात्रा में तुलना में कैसी होती है भाई? कम होती है, पर ठोस की तुलना में कैसी होती है? ज्यादा होती है। चलो ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम यदि बात करते हैं संपीड्यता की, कंप्रेसिबिलिटी की, तो बहुत कम संपीड़ित होते हैं। कम क्या होते हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, संपीड़ित होते हैं, संपीड़ित होते हैं। बहुत कम क्या होते हैं भैया? संपीड़ित होते हैं। खेल कैसा? खत्म। इसके बाद यदि हम बात करते हैं विसरण, तो इनमें भी विसरण होता है, गैसों से थोड़ा कम होता है पर विसरण तो होता है। अब विसरण को कैसे समझेंगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या आपको इसमें पानी दिख रहा है? थोड़ा सा बोलो यस सर, बाकी का गुरुजी पी गए। ठीक है, पढ़ाने के लिए लगता है ना। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कहता हूं कि भैया इस पानी में, बात समझ में, इस पानी में मैंने एक इसमें घुलनशील इंक डाल दी, तो घुलनशील इंक के जो कण होंगे और इसके जो कण होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? कि विसरण इनमें होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पर गैसों से कैसा होता है? गैसों से कैसा होता है? गैसों से कैसा होगा बच्चों? तो बेटा गैसों से कम होगा।
विसरण इनमें होगा पर गैसों से कैसा होगा, कम होगा। गैसों में भयंकर विसरण यानी कि डिफ्यूजन होता है। और यदि आप बात करते हो वाष्पीकरण की, इवेपोरेशन की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव का वाष्प में, वाक्य में नहीं, वाष्प में, किसमें किसमें किसमें, तो भैया वाष्प में, कमरे के ताप पर गैसों का किसमें, तो भाई वाष्प में, किसमें, वाष्प में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। मतलब अपने को गर्म नहीं करना, बात समझ में, अपने को जो द्रव है इसको ऐसे गर्म नहीं करना। क्या करने का, बड़ी सिंपल सी कहानी है, ढक्कन खोला, ये खोल दिया ढक्कन, ये ढक्कन ढक्कन ढक्कन, जादू दिखा रहा हूं, है ना, ये ढक्कन खोल दिया। अब बस कुछ दिनों बाद इस रूम का जो भी तापमान है उसकी ऊष्मा इसके अंदर जब जाएगी तो कुछ दिनों बाद यहां से बराबर 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 जो है, राइट, क्या होता जाएगा, इसके वाष्प बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, वाष्प बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। इसका मतलब ये कि कमरे के ताप पर यदि द्रव आपका वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बहुत शानदार सी ये बातें हैं। और इस वाष्पीकरण को हम लोगों ने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा था, जहां पर हम पढ़ते थे हमारे आसपास के पदार्थ। आप बोलोगे सर कक्षा 9वीं तो मतलब सर एक जमाना बीत गया सर, अभी किसको पता है कक्षा 10वीं 9वीं, बात समझ में, कोई बात नहीं, सिंपल सी कहानी है। कोई भी जो आपका द्रव होता है ऑटोमेटिकली क्या वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो उसको अपन बोलते हैं इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण। ये वाष्पन बिल्कुल भी नहीं है जिसको आप वेपराइजेशन कहते हो, ये है भैया वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। चलो यहां तक की मामला कहानी एकदम सेट है, यहां तक का मामला जो है वो भी एकदम कैसा है, सेट है, ठीक है। ये वाष्पीकरण से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि जब आप पेट्रोल या केरोसिन को अपने हाथ के ऊपर रखते हो, नेल पेंट रिमूवर को अपने हाथ के ऊपर रखते हो, तो आपको ठंडा क्यों लगता है, या फिर मटका जो है वो पानी कैसे ठंडा करता है, या फिर कपड़े जो है वो कैसे सूख जाते हैं। इन सबके पीछे की कहानी है इवेपोरेशन यानी कि आपका वाष्पीकरण। तो आपने कहा सर ये तो बड़े चिल्लर टाइप के एग्जाम्पल हुए, इसके तो बड़े हलवा टाइप के इसके एग्जाम्पल हुए। बिल्कुल भैया, पूरा का पूरा टॉपिक जो आज अपन पढ़ने वाले एकदम हलवा है, चिल्लर है, अपन रगड़ देंगे, ठीक है। आप इतना नोट कर लें और हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो अब जैसे ही आपने इसको नोट किया उसके बाद हम सीधे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, वाष्पीकरण के बारे में। ध्यान से देखिएगा भैया, वाष्पीकरण जो है ना ये ठंडक प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो वाष्पीकरण से जो है ठंडक प्रदान होती है। वाष्पीकरण जो होता है ये बेसिकली ठंडक प्रदान करता है। और कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। हालांकि बड़ा सिंपल टॉपिक है कक्षा 11वीं की यदि हम बात करें, पर कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, पहला 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 ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। तो पहला जो है भैया वो है तापमान। अरे बाबा, पहला जो है वो क्या है, तो पहला जो है वो है बेसिकली तापमान। पहला जो है वो कौन सा कारक है, तापमान। जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय पर नदी नाले और जो तालाब होते हैं, राइट, या पानी जो है वो जल्दी सूख जाता है, जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। अपन अपनी वाले स्टाइल में लिखेंगे, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। अरे बाप रे, बात समझ में आ गई। दूसरी बात यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सतह का क्षेत्रफल। अब आप बोलेंगे सर ऊपर वाला तो इजी था, बता दिया, अब नीचे वाले के लिए एग्जांपल दो। बिल्कुल देंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो सतह का क्षेत्रफल 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 क्षेत्रफल, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सतह जो होगी आपकी उसके क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं भाई, कपड़े को जो है फैला के सुखाना चाहिए ना। यदि वैसे ही आप रख दोगे तो देर से सूखेंगे, फैलाकर यदि आप रखोगे तो जल्दी सूखेंगे। सिंपल सी कहानी है, फैलाकर भी आपने रखा या वैसे ही रख दिया, दोनों ही सिचुएशन में कपड़ा भी वही है, पानी की उसके अंदर मात्रा भी वही है। पर फैला के रखने से क्या होता है कि ज्यादा हवा के जो अणु होते हैं वो कपड़े के साथ में क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। तो जितना सतह का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अरे बाबा, बड़ी शानदार कहानी।
इसलिए आप देखना कि जो सक्रिय चीजें होती हैं, बात समझ पाएंगे, उसमें देखो देखो सेम चीज, देखो ये बोतल में पानी दिख रहा है, बोले यस सर। इस बोतल के पानी को यदि मैं ऐसे रखूंगा ना, हो सकता छत पर रख दिया मैंने गर्मी के टाइम पे, हो सकता है कि इसको 6 घंटे लगे सूखने में, हो सकता है कि ये पूरा पानी इवेपोरेट जो है 6 घंटे में हो, 4 घंटे में हो, 5 घंटे में हो। पर यदि छत के ऊपर मैंने इस पूरे पानी को गिरा दिया, बात समझ पाई, तो बहुत जल्दी वाष्पीकरण होगा और विद इन अ सेकेंड, यदि गर्मी का मौसम है तो आप समझ लो कि भैया 5 मिनट नहीं, 1-1.5 मिनट के अंदर जो है पूरा पानी ऊपर चला जाएगा। मतलब यह है कि जितना ज्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा जो है वो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। और इस बोतल को अपन यहां रख देते हैं। तीसरी बात हवा की गति। तीसरी जो बात है वो क्या है भाई, हवा की गति है। बहुत ध्यान से देखना, हवा की गति जितनी ज्यादा होगी, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, हवा की गति जितनी ज्यादा होगी, जब हवाएं बहुत तेज चलती है राइट, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जब हवाएं धीरे धीरे चलती हैं तो कपड़े जो हैं वो देरी से सूखते हैं। इसका मतलब ये कि हवा की गति से भी वाष्पीकरण कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बड़े बड़े हलुआ से कॉन्सेप्ट्स हैं, बढ़िया से आप मजे उठाइए सारे कॉन्सेप्ट्स के, क्योंकि एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। और भैया चौथे नंबर पे है नमी। इसका अलग अपना एटीट्यूड है नमी का। अब जितनी नमी होगी ना, कपड़े उतने देर से सूखेंगे। इसलिए आप देखना बारिश के समय पर कपड़े सूखते ही नहीं है। जब नमी होती है तो बारिश के टाइम पर कपड़े सूखते ही नहीं है, मतलब और ज्यादा दिनों तक यदि रखे रहे तो उनमें से अजीब से स्मेल भी आने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आसपास यदि नमी ज्यादा है, आसपास यदि जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु है, पहले से अवेलेबल हैं, बात समझ में, तो कपड़ा जल्दी सूखने वाला नहीं है। जल्दी जल्दी कपड़े के अंदर से जल के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब नमी के बढ़ने से वाष्पीकरण जो है वो कैसा होगा, कम होगा। अरे बाबा, और गर्मी बढ़ती है नमी के बढ़ने से। ध्यान से देखो आप, अरे यार ऐसे मत करो यार, हाँ, वाष्पी। तो भैया जितनी ज्यादा नमी होगी वाष्पीकरण उतना धीरे होगा। मतलब सीधी बात यह कि देखो ठंडी और बरसात के टाइम पर कपड़े देरी से सूखते हैं। बरसात के टाइम पर तापमान ज्यादा रहता है। बहुत ध्यान से देखना। यदि हम बारिश की बात करेंगे तो इसमें घूमना और पकौड़े खाना तो भाई सबको पसंद है, पर थोड़ी अपन पढ़ाई की भी बात कर लेंगे। बारिश में होता है बेटा 30 डिग्री सेल्सियस, और सर्दी जो होती है इसमें होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। बारिश में गर्मी ज्यादा होती है। आप ध्यान से देखना, बारिश का जो मौसम होता है अपना जुलाई वाला, अगस्त वाला, इसमें 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होता है। मतलब कि यहां तापमान ज्यादा, यहां कम। फिर भी कपड़े जो हैं वो सर्दी में जल्दी सूखते हैं। क्यों भाई, जल्दी सूखते हैं? क्योंकि आपने तापमान तो देख लिया, पर यहां पर नमी कैसी होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो भाई नमी यहां पर कम होती है, यहां पर नमी जो है ना वो ज्यादा होती है। दैट्स ऑल, यही है खेल। बात समझ में आई? तो यहां पर नमी जो है वो ज्यादा होगी, यहां पर नमी कैसी होगी, कम होगी। जहां पर नमी ज्यादा होगी, भले ही आप तापमान कितना भी रख दीजिए, वहां पर वाष्पीकरण आपका कम होगा, धीमे होगा। बस चारों चीजों को नोट कर लो। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था, बहुत दिनों से आपने कक्षा 9वीं की बातें नहीं की थी, राइट? एक बार फिर से आपको रूबरू करवा दिया। यहां से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए, तो नीचे वाला पॉइंट तो आपने देख लिया। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, इससे आते हैं बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। मतलब यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, यहां से पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब आप पेट्रोल को यहां पर रखते हो, पेट्रोल को, नेल पेंट रिमूवर को, थिनर को, कैरोसिन को, डीजल को, केरोसिन बोले तो मिट्टी का तेल, घासलेट, उसको जब आप हाथ के ऊपर रखते हो तो आपको ठंडा काहे लगता है, बताओ? बात समझ में आई? जब आप उसको हाथ के ऊपर रखते हो तो ठंडा काहे लगता है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो देखो, बहुत तगड़ी वाली कहानी है। कैसे है ये देखो। मैं कह रहा हूं भाई ये आपका हाथ है, आपने कहा ओके सर ये हाथ है सर, है हाथ यदि ऐसा है, हाँ चलो ये हाथ है, ये मैंने कह दिया ये हाथ है। अब ये हाथ कम लग रहा है और ये जो भी लग रहा है आप अज्यूम कर लो कि ये हाथ है। बात समझ में? अब जैसे ही इस हाथ के ऊपर हम क्या रखते हैं, केरोसिन रखते हैं, यानी कि ये केरोसिन हमने रखा,
बात समझ में? ध्यान से देखना खेल क्या हो रहा है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या रखा तो भाई पेट्रोल रख दिया, या फिर आपने जो है केरोसिन रख दिया। चलो केरोसिन, हाथ के ऊपर या तो आपने पेट्रोल रख दिया या फिर आपने जो है केरोसिन रख दिया। होगा क्या, बड़े ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो कोई चीज यदि आपको ठंडी लग रही है ना, इसका मतलब ये कि वो आपके हाथ से ऊष्मा ले रही है। भाई अपना हाथ जो है, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बोलो यस सर। मतलब ये जो चीज यहां आपको दिख रही है कि 37 डिग्री सेल्सियस है, बोलो यस सर। अब यदि आपने यहां पर कोई ऐसी चीज डाली जो आपके हाथ से ऊष्मा ले रही है, तो भैया जब आपके हाथ से ऊष्मा निकल जाएगी, जब ऊष्मा निकल जाएगी तो बचेगी क्या? ठंडक ही तो बचेगी। फिर से एक और बार बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी चीज को आपने हाथ के ऊपर रखा और यदि यहां से ऊष्मा निकल रही है, कोई चीज है जो उसकी ऊष्मा को खींच रही है, बात समझ में आई? तो जब इसमें से ऊष्मा ही निकल जाएगी तो बचेगा क्या? ठंडक, इसलिए आपको ठंडा फील होता है। तो केरोसिन या पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल हो गया तो पेट्रोल ये होगा ना। केरोसिन या पेट्रोल बेसिकली करता क्या है कि भैया वो अपने हाथ से ऊष्मा लेता है, वाष्पीकृत हो जाता है, ऊष्मा लेकर खुद उड़ जाता है और हमें बदले में ठंडक मिलती है। इसीलिए जब भी वाष्पीकरण होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब भी वाष्पीकरण होगा इससे क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी। इसका दूसरा वाला एग्जांपल पता है, बड़ा तगड़ा वाला है। जब गर्मियों के समय पर कुछ मेहनत करने से, खेलने कूदने से, दौड़ने भागने से जब हम एकदम थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम थकान आ जाती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है? एकदम हाँफने लगते हैं। और उसके बाद यदि आपको हवा चल रही है, पेड़ के नीचे बढ़िया मस्त ठंडी हवा चल रही है, कूलर के सामने यदि आप आ गए, फैन के नीचे यदि आप बैठे, बड़ा सुकून मिलता है ना, क्योंकि उस समय पर अपने को ठंडक का अनुभव होता है। क्योंकि भैया वाष्पीकरण के कारण जो हमारा पसीना है, स्वेट है, बात समझ में आई? वो कैसा होता है? तो फुर्र हो जाता है। बात समझ में आई? बोले यस सर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जब भी वाष्पीकरण होगा हमें क्या होगा? शीतलन का फील होगा, हमें शीतलता फील होगी, हमें जो है भैया ठंडक की फीलिंग आएगी। बड़ी सिंपल सी ये कहानी है, तगड़े तरीके से नोट कर लो, बढ़ेंगे आगे, बहुत मजा आएगा। हरी अप। चलिए, तो जैसा कि वाष्पीकरण अपन ने देख लिया, अब हम थोड़ा सा वाष्पन को भी समझ लेते हैं और अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखो भाई, पूछा जाता है आपसे कि वाष्पन जो है इसकी ऊष्मा क्या होती है। कई बार यहां से सिंपल सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कक्षा 11वीं और 12वीं की यदि हम बात करें तो यहां पर हमें हर एक टॉपिक से यह जरूर जानना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई द्रव्य यदि आपके पास दिया हुआ है और इसके दिए हुए द्रव्यमान के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्पन हेतु आवश्यक के ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे? वाष्पन की ऊष्मा बोलेंगे। सीधी सी बात यह है कि यदि आपके पास जल है और आप यदि उसको जल से परिवर्तित करना चाह रहे हो किसमें? वाष्प में, तो जितनी आपको उसके 1 मोल के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, वही क्या कहलाएगी? भाई वाष्पन की ऊष्मा कहलाएगी। बात समझ में आ गई? इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले अध्याय में, जिसका नाम है ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही? बोले यस सर। तो भैया इसको अपन जो है वाष्पन की क्या बोलेंगे? ऊष्मा बोलेंगे। और बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे हम यदि जल की बात करें और हमने 289 केल्विन यदि ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि जल लगा हुआ है, आप यदि उसको वाष्पीकृत करना चाहते हो तो उसके लिए 1 मोल के लिए जो वाष्पन की ऊष्मा होगी वो कितनी होगी? तो भैया 44.180 किलो जूल प्रति मोल। बात समझ में? तो इतनी यदि आप ऊष्मा देंगे तो जो जल है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और वो जो उसकी द्रव अवस्था थी उससे वो जो है गैसीय अवस्था में आ जाएगा। द्रव अवस्था जो भी थी इससे वहां पर वो किस पे आ जाएगा? तो भैया गैसीय अवस्था में आ जाएगा। कहानी बिल्कुल सिंपल है। एक और डाउट है जो आपको हमेशा होता रहता है कि सर द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? बहुत ध्यान से देखेंगे, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। बात समझ में? द्रव जो है वो एक अवस्था है। क्या है? अवस्था है। इसको अपन लोग लिक्विड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो भैया आपका मैटर है। क्या है? तो ये मैटर है, कहीं लिखा होगा स्टेट्स ऑफ ये मैटर। बात समझ में आ गई? तो द्रव जो है वो अवस्था है, द्रव्य जो है वो पदार्थ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज होने जैसा कच्छू इसमें नहीं है। चलो और आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा और खेल खेलते हैं।
तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वाष्पन की ऊष्मा क्या करती है, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों की प्रबलता पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा क्या होगा, अणु आपस में प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए होंगे, उतनी ज्यादा आपको क्या देनी पड़ेगी भाई, ऊष्मा देनी पड़ेगी। जितनी आप ऊष्मा देंगे उतनी इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, और एक समय बाद इनकी जो अवस्था है, इनका जो स्टेट है, वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी ये कहानी है कि आकर्षण बलों का मान जितना अधिक होगा, वाष्पन की ऊष्मा भी उतनी ही अधिक होगी। सीधे सीधे इसको नोट कर लो, ठीक है। वाष्पन की ऊष्मा इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको, यदि द्रव से क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, गैस बनानी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट, अणुओं के बीच आकर्षण बल। सीधी सी बात, अणुओं के बीच जो है वो क्या होगा भाई, आकर्षण बल होगा, और इसको अपन बोलेंगे क्या, जितना आकर्षण बल उतनी ज्यादा क्या होगी, सीधी सीधी सी घिसे पिटी सी कहानी है। और क्या है, वाष्पन की ऊष्मा। बात समझ में आ रही है, बोलो यस। नोट किया जाए, बढ़ेंगे आगे। सारे टॉपिक्स को बिल्कुल हलवा पूड़ी बनाकर अपने को दोना देके लपक लेना है, ताकि बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी विशेष तापमान पर द्रव और इसकी वाष्प गतिक यानी कि डायनेमिक या साम्यावस्था में होते हैं, तो जैसे हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम फेस इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर इसको हिंदी में बताइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, पर डेफिनेशन अपने को ये लिखनी है, प्रावस्था यानी कि फेस इक्विलिब्रियम की। बात समझ में? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने कहा मेरे पास एक डिब्बा है, मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास एक डिब्बा है, तो ये हाथ को अपन यहां से हटा देते हैं, अब ये पूरा ठंडा हो चुका है, ठीक है। मैंने कहा भैया मेरे पास एक डिब्बा है, ये लो एक डिब्बा है। अच्छा, ये हमने यहां पर एक बना दिया डिब्बा, हमने जो है यहां पर एक क्या बना दिया, तो भाई हमने यहां पर एक डिब्बा बना दिया। आपने कहा ओके गुरुजी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस डिब्बे में डिब्बा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं भाई यहां पर जल भरा हुआ है। आपने कहा ओके सर, यहां पर जल भरा हुआ है, चलो इस तरीके से यहां पर जल भरा हुआ है। अब हम इसको नीचे से जो है हल्का सा गर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, धीमी आंच पे। बात समझ में? जैसे हमने थोड़ी सी हीट दी, ऊष्मा दी, अब यहां पर हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, कि ये जो अब आपका जल है ना, इसके अब वाष्प बनना शुरू हो जाएंगे। पर जल के बनेंगे, इसलिए जल के रंग में बनेंगे, तो जल के वाष्प बनना शुरू हो जाएंगे, जल के वाष्प बनना शुरू हो जाएंगे। और यहां पर क्या होता रहेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ ये चीज होती रहेगी। मतलब H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है, फिर वो परिवर्तित हो गया किसमें, तो भाई H2O जो था वो आपका गैसीय अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था से जो गैसीय अवस्था में गया, फिर गैसीय अवस्था से किस में आ गया, तो भैया द्रव अवस्था में आ गया। मतलब ये कि जल के जो अणु हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, या H2O के अणु, जल के नहीं, H2O के अणु जल से वाष्प एवं उसी समय वाष्प से क्या बन रहे हैं, वाष्प से जल में परिवर्तित हो रहे हैं। बड़े सिंपल सी कहानी, जल के जो अणु हैं, राइट, वो वाष्प से परिवर्तित हो रहे हैं किसमें, जल में, और जल से किसमें परिवर्तित हो रहे हैं भैया, वाष्प में, और उसी समय वाष्प से जल में परिवर्तित हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होगा, तो आपको ये वाले जो तीर दिख रहे होंगे ना, इसी को हम बोलते हैं साम्यावस्था। तो आप बोलेंगे सर ये कौन सा नाम है भैया, एक पूरा का पूरा अध्याय है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्यता। बात समझ में आई? तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या बोलेंगे, साम्यावस्था। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इसको हम बोलेंगे बेटा जी साम्यावस्था। बात समझ में आई? केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसे कहा जाएगा, ये है आपका भैया साम्यावस्था। मतलब जितने जल के जो अणु थे
बात समझ में आई? जितने जल के अणु थे वो परिवर्तित हो गए वाष्प में, उसी समय पर जितने वाष्प के अणु थे, अब इस हीट को यहां से हटा देते हैं। बात समझ में आई? जितने वाष्प के अणु थे ना बेटा जी, वो वापस से जल में परिवर्तित हो गए। तो एक ही समय पर जल वाष्प जल वाष्प जल वाष्प जल वाष्प चल रहा है, और ऐसी सिचुएशन को अपन कहते हैं साम्य अवस्था। बात समझ में आई? तो साम्य का मतलब इक्विलिब्रियम होता है, साम्य अवस्था का मतलब इक्विलिब्रियम होता है। बात समझ में आ रही है? जिसमें जो रिएक्शन होती है वो दोनों दिशा में चल रही होती है। अभिकारक से उत्पाद भी बनता है, उत्पाद से भी क्या क्या बनता है भाई, अभिकारक बनता है। किसी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितना जल वाष्प बनेगा उतना जो पहले से वाष्प है वही क्या बन जाएगा भाई, जल बन जाएगा। ऐसी अवस्था को अपन साम्य अवस्था कहते हैं, और डीप में हम इसके बाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो ये कहानी तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई, बोलो यस सर। अब यदि इसको मैं थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं, अब यदि इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या यहां पर कुछ वाष्प होंगे? क्या इसकी जो सतह है, कौन सा वाला था, ये वाला था, हाँ यही वाला था, क्या इसकी सतह पर कुछ वाष्प होंगे? बोलो यस सर। तो इसको हम बोलेंगे कि देखो भैया सतह पर, नहीं देखो, तो हम बोलेंगे कि जो सतह है, सतह पर क्या है, तो भैया वाष्प है। चलो, सतह पर क्या है, तो भैया सतह के ऊपर है बहुत सारे वाष्प। अब यदि किसी चीज के ऊपर कुछ रखा होता है तो उससे होता क्या है, समझ लेते हैं। आ जाओ, कोई चीज लाते हैं, चलो ये चीज ला ली हमने, ये लो। अब ये एक सतह है, बोलो यस सर। इस सतह के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, सतह है इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। भाई सीधी सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे खींचेगा। न्यूटन अंकल बताकर गए हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी। गुरुत्वाकर्षण जब इसको नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचेगा तो ये इस सतह पे, जैसे मेरा हाथ कह रहा हूं मैं, कह नहीं रहा हूं, है एक्चुअली, तो मेरे हाथ के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, बात समझ में आ रही है, ये क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। क्या लगाएगा, ये प्रति इकाई द्रव्य जो आपका क्षेत्रफल होगा, बात समझ में आई, उसके ऊपर ये बल रोपित करेगा। ये जो है दाब लगाने वाला है मेरे हाथ के ऊपर। बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि वाष्प यदि, देखो सतह पर वाष्प के कारण क्या लग रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वाष्प के कारण क्या लग रहा है, साम्य अवस्था में वाष्प के कारण क्या लग रहा है, तो भैया दाब लग रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, सतह जो है इसके ऊपर, ठीक है, वाष्प के कारण क्या लग रहा है, तो दाब लग रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने जो है और समझने के लिए बोतल भी ला ली है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया सतह जो है, देखो कुछ वाष्प तो इसके ऊपर भी होंगे, थोड़ी गर्मी है आसपास, तो मैं कह रहा हूं सतह के ऊपर वाष्प के कारण क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, इसी को अपन बोलते हैं क्या बोलेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग कहानी, इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। नहीं तो था, तो यही क्या था, वाष्प के कारण किसी भी तरल के, किसी भी द्रव्य के सतह पर लगने वाला जो दाब होगा, इसको हम सीधे सीधे बोलने वाले हैं वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। खत्म 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 खेल। वेपर प्रेशर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। खेल कैसा हो गया, खत्म, नोट किया जाए। ठीक, आपने कहा सर ये तो बड़ा बढ़िया था, कॉमन सेंस वाला टॉपिक था भाई, वेपर प्रेशर अपन ने निकाल लिया, तो बस वही तो लिखा हुआ है कि भैया इस अवस्था में द्रव के वाष्पों द्वारा लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाएगा, तो भैया इसी को अपन बोलेंगे वाष्प दाब। बेटा इसी को अपन क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखना, वाष्प दाब बोलेंगे। और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका सीधे सीधे कनेक्शन होता है क्वथनांक के साथ में, इसका सीधे सीधे कनेक्शन होता है इसके बाद आने वाले 2 अध्यायों में, इसका सीधे सीधे कनेक्शन होता है किसके साथ में, तो भैया कक्षा 12वीं के दूसरे अध्याय जिसको अपन विलियन कहते हैं उसके साथ में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एग्जाम में हम कौन से डेफिनेशन लिखेंगे, समझ में तो अपने पूरा आ गया भाई, सीधी सी बात है। किसी दिए गए ताप पर द्रव से साम्य में स्थित द्रव की वाष्पों द्वारा लगाया गया दाब जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो भाई इसको बोलेंगे वाष्प दाब।
इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे वाष्प दाब। दैट्स ऑल। कहानी यहां पर आकर एकदम खत्म हो जाती है। अब तगड़े तरीके से इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हम बढ़ेंगे आगे, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बतियाएंगे। ठीक है, चलो बस ऐसी जो है बतियाते बतियाते पूरा चैप्टर पर निपटा देंगे। निपटा ही दिया इनफैक्ट ये तो लास्ट टॉपिक चल रहा है ना। बात समझ में आई? बोले यस सर। चलो तो बात ध्यान से देखिएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि भाई वाष्प दाब जो है, ठीक है, तो ये देखो, ये साधारण आपके जो कण होते हैं उनकी गतिज घटना के कारण होता है। मतलब ये कि यह द्रव की मात्रा पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। ये द्रव की जो मात्रा है, बात समझ में आई, उस पर निर्भर नहीं करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, यह सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, तो भाई ताप पर। यह सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, तो भैया ताप पर यह निर्भर करेगा। और किसी द्रव के वाष्प दाब को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक होगा, राइट, तो ताप आपको पता होना ही चाहिए। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। दोनों पॉइंट्स को खोपड़ी में और कॉपी में नोट करेंगे। हम बढ़ेंगे आगे। आइए, तो अब यदि पूछ लिया कि भाई बताओ कौन से वो कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी की जो आपका द्रव है, जो भी आपका द्रव है, राइट, उसकी जो प्रकृति होती है, अलग अलग प्रकार के द्रव हो सकते हैं। भाई जल है, अब कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो इस जल से भाई ज्यादा गाढ़े होते हैं, बोलो यस सर। कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो इससे पतले होते हैं। अब जैसे शहद है, हनी है, तो बहुत गाढ़ा है। अब पेट्रोल की यदि हम बात करेंगे तो उसकी घनत्व इससे कम होता है, दूध इससे गाढ़ा होता है, केरोसिन इससे पतला होता है। बात समझ में आ रही? बोले यस सर। इसका मतलब ये हुआ, बड़े ध्यान से देखना कि भैया देखो, जितनी अणुओं के बीच में अंतरा आणविक दूरी है, जितना आकर्षण है, वाष्प दाब उस पर क्या करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो वाष्प दाब उस पर डिपेंड करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि द्रव का वाष्प दाब उसकी प्रकृति से संबंधित होता है, अर्थात इन अणुओं में अंतरा आणविक बल उपस्थित होते हैं। जब ये बल कैसे हो जाते हैं भाई, कमजोर हो जाते हैं, तो अणु स्वतः ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बड़ी सिंपल सी कहानी। अणुओं के बीच की दूरी कम है, आकर्षण ज्यादा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो द्रव रहेंगे। जैसे ही जो अणुओं के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा, अणु जो है ऊपर जाना शुरू कर देंगे। बोलो यस सर। अणु जो है ऊपर जाना शुरू कर देंगे। आपस में कनेक्टेड थे, बहुत बढ़िया। जैसे ही अणुओं ने ऊपर जाना शुरू किया, वैसे ही वो क्या बन गया, तो भाई वाष्प बन गया। तो यहां पर क्या है, तो वाष्प है। यहां पर क्या है, तो भाई द्रव है। और यदि आप ध्यान से देखते हैं, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बाबूजी, बात समझ में? बोले यस सर। और यदि आप ध्यान से देखते हैं बबुआ, तो ये जो भाग है, बात समझ में आई? ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये हरा वाला जो डिब्बे में बनाया गया, ऊपर तो वाष्प है, नीचे द्रव है। पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, ग्रीन वाला, इसको अपन ग्रीन से ही बना दे क्या? रुको, अरे इसका भी जुगाड़ है अपने पास, रुको। ये जो ग्रीन वाला भाग आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, इसमें वाष्प भी है, इसमें द्रव भी है, और इसमें जो है, इसमें द्रव भी है, और इसमें गैस भी है। और मिला जुलाकर इसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो भैया वाष्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो इसको अपन बोलेंगे वाष्प। खेल खत्म, नोट किया जाए। क्या कहते हो, कहानी क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बस, तो द्रव की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, और किस पर करेगा, तो देखो वो भी देखेंगे। हमारे पास जो है डाई एथिल ईथर है, ठीक है, कार्बोनेटर क्लोराइड है, साथ में हमारे पास एथिल अल्कोहल है, साथ में हमारे पास जल है। तो सबका जो है यहां पर बेटा वाष्प दाब दिया हुआ है, और क्वथनांक भी दिया हुआ है। सबका यहां पर वाष्प दाब दिया हुआ है। इधर पे हमने वाष्प दाब बनाया है, वेपर प्रेशर। यहां पर जो है हमने सबका क्या बनाया भी, तापमान बनाया है। और यदि आप इन वाले पॉइंट्स को देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है। खत्म बात है ना। चलो अब यदि इन वाले पॉइंट, बाबू बन जा यार, क्या कर रहा है, बन जा, ठीक। आप यदि इन वाले पॉइंट्स को देख रहे हो, जितने पॉइंट्स पर यहां पर मैंने गोला लगाया हुआ है, राइट, तो ये सभी जो है क्या है, क्वथनांक है। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर जल का क्वथनांक तो बहुत ही ज्यादा है, और आपका जो डाई एथिल ईथर है, बात समझ में आई, आपका जो डाई एथिल ईथर है, ये बेसिकली डाई एथिल ईथर क्या होगा, तो ईथर है ना, बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा आपका डाई एथिल है ना, तो ये हो जाएगा
C2H5 एथिल है O और फिर C2H5। और बिल्कुल मत घबराइए, यदि ये चीज नहीं पता है तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। अपन जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे, मैं आपको सारे के सारे जो ऑर्गेनिक आपके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक आपके जो यौगिक होते हैं, उनका नामकरण से लेकर उसके पीछे की सारी कहानियां, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री, उसकी बायोलॉजी, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में आई होगी? यस सर। चलो तो बस खत्म बात। तो कर्व से याद रख लो कि क्वथनांक जो है वो कम किसका होगा, तो भाई डायएथिल ईथर का, और जल का जो है वो सबसे ज्यादा होगा। खत्म हो गई बात। चलिए नोट कीजिए, पक्का? चलिए अब दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में विभेद आपको पता होना चाहिए। तो क्वथनांक क्या है, तो भैया क्वथनांक एक प्रक्रिया है, सॉरी क्वथनांक जो है वो एक तापमान है। क्वथनांक क्या है, तो ये एक तापमान है जिस पर कोई द्रव जो होता है वाष्प में, या फिर कोई वाष्प जो है द्रव में ऊष्मा देने या लेने पर परिवर्तित हो जाता है, वो एक तापमान है। वाष्पीकरण क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है। अरे बाबा, दोनों के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर है। उधर वाली चीज एक तापमान है, यहां वाली जो चीज है वो एक प्रक्रिया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, द्रव एक विशिष्ट ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी सतह के दाब अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बच्चों कक्षा 9वीं 10वीं में चल गया, 11वीं में अपने को क्वथनांक की यही डेफिनेशन लिखनी है, और बड़ी सिंपल तो है। देखो, ऐसा विशिष्ट ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी सतह के दाब अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और इस पर आपका जो द्रव है वो उबलना शुरू हो जाता है, खौलना शुरू हो जाता है, और उसको अपन बोलते हैं क्वथनांक। वाष्पीकरण क्या है, द्रव का वाष्पीकरण सभी तापों पर एकदम धीरे धीरे स्वतः होता है। जैसे कि बस ध्यान से देखिएगा, रख दो इसको ऐसे, कुछ समय बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद, तापमान पे डिपेंड करेगा, ऑटोमेटिकली इसमें से वाष्प निकल के ये खत्म हो जाएगा पानी। बात समझ में आई? बोले यस सर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, नोट करेंगे आप सभी और हम बढ़ेंगे आगे। चलो आ जाओ, ठीक, चलिए और आगे बढ़ने वाले। क्वथनांक की क्रिया द्रव की सतह और सतह के नीचे से बुलबुलों के रूप में होती है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सतह पर होती है, और यह द्रव की सतह से ही होगी, अंदर नहीं होगी। क्वथनांक जो है भाई तीव्र गति से होगा, बिल्कुल सही बात है, मतलब वाष्पन कह लो आप इसको, यदि आप प्रोसेस की बात करोगे। क्वथनांक तो एक तापमान हो गया, तो ये तीव्र होती है, और वाष्पीकरण कैसा होता है, धीमे धीमे, धीमे धीमे। बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, तो भाई वाष्पीकरण आराम से होता रहता है, पर यदि आप उबालने की बात करोगे इसी चीज को तो फास्ट गति होती है। ठीक है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था। चलो दिमाग में नोट कर लेना भैया, यहां से पूछते हैं सवाल। हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे कि जो द्रव होता है उसका पृष्ठ तनाव बेसिकली क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है। एंड सी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरफेस टेंशन बड़ा तगड़ा टॉपिक है जिसको केमिस्ट्री और फिजिक्स अपन दोनों में पढ़ते हैं। आपने यदि फिजिक्स में इसको कंप्लीट कर लिया है तो एक बार आप डेफिनेशन ट्राई कीजिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए। तो आप बोलेंगे सर सीधी सी बात है कि बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, सरफेस के ऊपर जो भी तनाव होगा, टेंशन होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, सरफेस टेंशन बोल सकते हैं। पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि यदि हम इसको एक डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, बढ़िया वाला, तगड़ा वाला, शानदार वाला एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए हमने क्या किया, तो हमने यहां पर एक डिब्बा ले लिया, हमने जो है यहाँ पर क्या किया, तो भाई एक डिब्बा ले लिया। चलो ये एक डिब्बा हमने जो है ले लिया, और इस डिब्बे में ये लो 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 और ये लो, ये लो, ये डिब्बा हमने यहाँ पर ले लिया। बोलो यस सर। अब बेसिकली क्या होगा, आप यदि इसके सरफेस के ऊपर की बात करेंगे, ठीक है, तो इस सरफेस पर यहाँ पर भाई बहुत सारे क्या होंगे, अणु होंगे। बात समझ में आ रही है? ये जल ले लो आप, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जल ले लो, यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, अणु होंगे। अब देखो जितने भी अणु होंगे ना, बात समझ में आ रही है? देखो कैसे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव जो है उसकी शुरुआत होगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो जितने भी अणु होंगे उन सबके बीच में क्या लग रहा है भाई, इंटरमोलिकुलर आपका जो है इंटरेक्शन लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। बोलो यस सर, जिसके कारण वो आपस में कैसे हैं भाई, जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर ऐसा है कि जब आप द्रव की बात करते हो तो द्रव का भी एक सरफेस होता है,
द्रव का भी क्या होता है, एक सरफेस होता है। बात समझ में आ रही है? और उस सरफेस पर भी तनाव होता है। कोई भी सरफेस यदि आप लेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, तनाव होगा। रुको मैं सरफेस निकालता हूं एक, ये देखो, आप कोई भी जो है सरफेस यदि लेते हैं तो बेसिकली उसके ऊपर क्या होगा भाई, तनाव होगा। अब जैसे ये सरफेस आप देख रहे हो, बात समझ में आई? तो ये सरफेस या ये जो सतह आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसके ऊपर कलम रखी, ध्यान से देखना, ये कलम गिरना शुरू हो जाएगी। अभी तो देखो ये गिरना चालू हो गई। बात समझ में? यदि ये एकदम ठोस होता, जैसे यदि मैं ऐसे रख रहा हूं तो ये गिरता नहीं, पर यदि इसको, इस सरफेस को, मैं इस सतह को जितना पतला करता जाऊंगा, बात समझ में आ रही है, उतना ज्यादा, ठीक है, ये पेन जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो किसी द्रव के ऊपर जो भी सरफेस होगा वहां पर लगता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। कैसे लगता है वो भी समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो जितने भी द्रव की सतह पर उपस्थित अणु हैं, उनका जो परिणामी बल होता है, ठीक है, जो उन्हें अंदर की ओर खींचकर रखता है, इस बल को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, अंदर की तरफ। इसलिए जब भी देखना सरफेस टेंशन की बात होगी तो यहां पर जो है इस तरीके से आप ऐसा देखोगे, एक अणु देखोगे और उस पर लगने वाले ऐसे बल देखोगे, ये वाले आप डायग्राम्स देखोगे। अब इधर पे तो ऐसा है नहीं, तो सरफेस टेंशन जो है वो सिर्फ कहां पर होगा, सरफेस पर ही होगा, पृष्ठ पर ही होगा। सरफेस बोले तो पृष्ठ, बात समझ में? पर एक अणु जो यहां पर है ना बेटा, उसको इधर भी बल लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इस तरफ भी, इन सब तरफ जो है उसको क्या लग रहा है भाई, बल लग रहा है। और इस बल के कारण बेसिकली क्या हो रहा है कि वो अणु पीछे इस तरफ से जो है खिंचा हुआ है। क्लियर है कहानी? बोलिए यस सर। तो सीधी बात ये कि द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं पर जो आपको रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, परिणामी बल लगेगा, जिसके कारण अणु जो है अंदर की तरफ खींचे चले जाएंगे और द्रव का एक पतली झिल्ली आकार का सरफेस जो है यानी कि सतह जो है उसका निर्माण होगा। ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? नोट किया जाए, साथ में आप डायग्राम जो है से भी बनाएंगे। एक और बढ़िया वाली, शानदार वाली इसके डेफिनेशन देखते हैं, राइट? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा, जो आंतरिक खिंचाव लगेगा द्रव की सतह को संकुचित करने के लिए, द्रव की सतह को संकुचित करने के लिए भाई सीधी सी बात है, क्या लगेगा, आंतरिक खिंचाव लगेगा। कैसे लगेगा, तो रुको जरा, रुको, इसको हटाते हैं यहां से, रुको, उसमें ही कर लेते हैं अपन, है ना, वहीं पर अपन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना, देखो, देखिए देखिए देखिए, ये अपना पूरा सरफेस था, ठीक है, ये पूरा सरफेस था। इसको भी 1 मिनट हटा देते हैं, ब्लैक कलर से अपन बनाएंगे। बहुत सिंपल सी कहानी, देखो अब भाई एक अणु यहां पर है, एक अणु यहां पर, एक अणु यहां पर है, और ये अणुओं पर देखो सारे अणु एक दूसरे से कनेक्टेड है। बोलो यस सर। तो इस पे इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी लग रहा है। कुछ इसी तरीके से इन सब तरफ से इससे क्या लग रहा है भाई, बल लग रहा है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बोलो यस सर। यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो आप यदि इस वाले अणु को देखोगे, यहां पर यदि कोई अणु होगा, यदि आप उस वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे, देन यू विल कम टू नो, आपको यह पता चलेगा कि हां सर, आंतरिक खिंचाव जो है वो द्रव की सतह को क्या करने की कोशिश कर रहा है भैया, संकुचित करने की कोशिश कर रहा है। जो भी आपका आंतरिक खिंचाव है, वो जो सतह के ऊपर लगने वाले जितने भी अणु हैं, उनको जो आंतरिक खिंचाव है, इंटरनल जो अट्रैक्शन है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वो संकुचित करने की कोशिश कर रहा है। किसको? द्रव को। इसके कारण क्या हो रहा है कि द्रव की जो सतह है वो कैसी होती है, एकदम तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, द्रव की जो सतह होगी वो तनी हुई झिल्ली की सतह की तरह क्या करेगी, व्यवहार करेगी। मतलब ये कि जल की जो सतह है, द्रव की जो सतह है, वो भी अपने आप में एक कैसी, बहुत ही ज्यादा नाजुक सतह होगी। उसके ऊपर आप भारी चीज रखोगे तो अंदर चली जाएगी, पर यदि उसके आसपास, उसके ऊपर यदि आप कोई हल्की चीज रखते हो, जैसे कि सुई, अरे बाबा, जैसे कि सुई या फिर कोई मच्छर, आप देखना जो है सुई को एकदम होले से आप जो है पानी के ऊपर रख दीजिए, बात समझ में आ रही है, वो वहीं पर रुक जाएगी। जैसे मच्छर की यदि आप बात करेंगे तो मच्छर इजीली जो है पानी के ऊपर बैठ जाता है। काहे? क्योंकि मच्छर में इतना पावर नहीं है कि वो पानी के सरफेस टेंशन को यानी कि पृष्ठ तनाव को क्रॉस करके अंदर चले जाए। मच्छर में इतना दम है ही नहीं कि पानी के सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव को वो क्रॉस करके कहां चला जाए, तो भैया अंदर की तरफ चला जाए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो सुई और मच्छर पानी की सतह पर ठहर जाते हैं, पर यदि इस पेन को मैं डालूंगा तो प्लास्टिक का ये तो ऊपर ही रहेगा, पर यदि मैं कोई और कंकड़ पत्थर डालूंगा वो नीचे चला जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि द्रव की जो सतह है वो एकदम तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करेगी और इसके पीछे का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। और इसको आप कैसे परिभाषित करोगे? तो वन मोर डेफिनेशन इज ऑलरेडी गिवन देयर, देख लो। सतह की 1 सेंटीमीटर लंबाई के अनुदिश समकोण पर द्रव की सतह के अनुदिश कार्य करने वाली स्पर्श रेखीय बल जो होते हैं उसको अपन सरफेस टेंशन कहते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ये सतह है और उसको हमने कितना लिया? तो भाई 1 सेंटीमीटर लिया है। मीटर बेशक इसकी इकाई होती है, एसआई इकाई होती है, अपन सेंटीमीटर में लेंगे और इसके अनुदिश जो कोण लग रहा, जो बल लग रहा है समकोण पर। बात समझ में आई? 1 सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर मोटाई, सेंटीमीटर लंबाई के अनुदिश समकोण पर द्रव की सतह के अनुदिश कार्य करने वाली जो ऊपर से लगने वाला बल है ना, इस 1 सेंटीमीटर, ये देखो अब 1 सेंटीमीटर तो इतना सा होता है बच्चों। बात समझ में आई? पर समझाने के लिए हमने इसको बहुत बड़ा बना दिया। तो वो जो 1 सेंटीमीटर आपने यहां पर बनाया हुआ है, ये बन जा। बात समझ में आई? तो ये जो 1 सेंटीमीटर आपका सतह है, बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर जितना भी बल लगेगा, बात समझ में आई? बहुत ध्यान से देखिएगा, बल। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम इसको कहेंगे बल प्रति इकाई सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोलेंगे भैया? पृष्ठ तनाव बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? तो यही कहलाएगा आपका पृष्ठ तनाव। ठीक है, नोट कर लो। चलो, बढ़िया वाली कहानी, शानदार वाली कहानी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को हम लेकर, राइट? चलिए, तो ये हमें ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान रहे कि भैया पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की सतह दिए हुए आयतन के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहती है। एक सवाल पूछा जाता है कि बताओ भैया, पानी की जो बूंद होती है वो गोलाकार ही क्यों होती है? तो गोलाकार में उसका जो क्षेत्रफल है वो कैसा होगा? कम से कम होगा, कम से कम सतह वो रखना चाहती है। तो ये लिखा हुआ है कि पृष्ठ तनाव की वजह से द्रव की जो सतह है वो दिए गए आयतन के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहती है। ये किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमें आंतरिक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हो, बात समझ में आई? तो आपको आंतरिक बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा भैया? काम करना पड़ेगा। और पृष्ठ तनाव को आप एक और परिभाषा दी हुई है। अरे बाबा, हाउ, ठीक है। चलो, एक डेफिनेशन हमने देख लिया है, बेसिकली हमने 2 देख लिया है, तीसरी देख लेते हैं। किसी स्थिर ताप पर किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में इकाई वृद्धि के लिए आवश्यक कार्य जो है उसको आप क्या बोलोगे? तो ये भी आपका जो है कहलाएगा क्या? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव कहलाएगा। चलो, ठीक है जी, बढ़िया वाली बात। ठीक है, नोट करेंगे। आइए चले आगे बढ़ेंगे। तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार है भैया, न्यूटन पर मीटर, मतलब न्यूटन प्रति मीटर इसकी इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति मीटर। और यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोग पढ़ रहे होंगे, राइट? तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव जो है इसकी आप हर प्रकार की इकाई और इसका जो विमीय सूत्र होता है, जैसे आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, आप उसको प्लीज पढ़कर जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, चलो। और ये भी याद रख लो कि भाई जल का 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो पृष्ठ तनाव है वो बेसिकली कितना होगा? तो 72.8 मिली न्यूटन पर मीटर होगा। बात समझ में आ रही है? मिली न्यूटन मतलब कि ये 10⁻³ न्यूटन, मिली न्यूटन लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ये इकाई बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसको अपन मिली न्यूटन पर मीटर बोलेंगे, क्योंकि बहुत कम ऊर्जा चाहिए ना, क्योंकि जो है हमें बहुत कम ऊर्जा चाहिए। किस चीज के लिए? बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी द्रव की सतह को क्रॉस करने के लिए। तो मिली न्यूटन फोर्स में भी काम चल जाएगा, काहे न्यूटन लगा के एनर्जी बर्बाद करना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। इसके उदाहरण बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब किस किस पर डिपेंड करेगा? तो भाई सीधी सी बात है कि द्रव का जो तापमान है उस पर पृष्ठ तनाव जो है क्या करेगा? तो वो निर्भर करेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि कपड़े जो है गर्म पानी में जल्दी साफ होते हैं या ठंडे पानी में? तो आप बोलेंगे सर गर्म पानी में कपड़े जल्दी साफ होते हैं, क्योंकि भैया ठंडा पानी जो रहता है
उसमें पृष्ठ तनाव ज्यादा रहता है, पानी कपड़े के अंदर ही नहीं जा पाता, पानी का अपना अलग एटीट्यूड है। पर यदि आपने तापमान बढ़ा दिया तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पानी कपड़े के अंदर चला जाएगा और इससे जो सफाई की प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह कि ताप बढ़ाने के साथ साथ पृष्ठ तनाव घट जाता है। खत्म बात, नोट कर लो। ठीक है, चलिए दूसरा ये कि द्रव की जो प्रकृति है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। सिंपल सी कहानी कि जो द्रव है आपका उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि द्रव का पृष्ठ तनाव किसी द्रव में उपस्थित अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के ऊपर तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? इन बलों का परिणाम जितना ज्यादा होगा पृष्ठ तनाव भी उतना ही कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा। कुल मिलाकर जितना आकर्षण बल, भाई सीधी सी बात है, किसी सतह पर सभी अणुओं के बीच में जितना आकर्षण बल होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग सतह होगी। तो जितना आकर्षण बल, तो भैया जितना आकर्षण बल होगा ना बच्चों, उतना क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, पृष्ठ तनाव होगा। खत्म बात। तो जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा। ठीक है, जैसे ध्यान से देखेंगे आप, यदि हम बात करते हैं पृष्ठ तनावों की, तो जल का बहुत ज्यादा है, उससे कम एथिल अल्कोहल का है, उससे कम ईथर का है। जो जितना गाढ़ा उसका पृष्ठ तनाव उतना ज्यादा। इसको भी लिख लो आप, ठीक है, कि भैया गाढ़ापन, इस तब भी अपन चल रहे हैं, जितना गाढ़ा होगा उतना क्या होगा, पृष्ठ जो है तनाव, सरफेस जो है पृष्ठ के ऊपर वो कैसा होगा, मजबूत होगा और उतने आसानी से उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही? जैसे एक छोटा सा कंकड़ यदि आप पानी में डालेंगे तो अंदर चला जाएगा, और एकदम छोटा सा कंकड़ यदि आप शहद के ऊपर रखते हैं, किसी गाढ़ी वस्तु के ऊपर रखते हैं तो ऊपर ठहर सकता है। इसका मतलब गाढ़ापन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पृष्ठ तनाव के साथ। और इसके जो आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वहां से क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं कि बूंद गोल क्यों होती है। ठीक है, साबुन या डिटर्जेंट यूज करने से कपड़े जल्दी क्यों साफ हो जाते हैं, गर्म पानी में कपड़े क्यों जल्दी साफ हो जाते हैं, इन सब के बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। इतना नोट करें पहले आप। ठीक, चलिए, बहुत तगड़ी वाली बात, बहुत शानदार वाली बात। ठीक है, चलिए, तो कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव, तो भैया देखो, द्रव की जो बूंद है उसका गोल आकार का होना एक इसमें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आकर्षण बल के कारण, ये देखो, ये जो आपको बूंद दिख रही होगी इसमें हर तरफ से कैसा लग रहा है, तो भैया इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई? तो किसके कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। मतलब क्यों? क्योंकि हम यदि किसी द्रव की सतह को निम्नतम करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हर तरफ से जो है इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? यदि आप गोले के दिए गए क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आयतन के हिसाब के लिए सबसे कैसा होता है भाई, न्यूनतम होता है। मतलब ये कि आप जल लीजिए, आप समान मात्रा के लिए जल का घन बनाइए, घनाभ बनाइए, कुछ भी आप बनाइए इसको। बात समझ में आई? पर गोले का जो क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, कम से कम होगा। खेल कैसा हो गया, खत्म, हटा दो इसको यहां से। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि गोले का क्षेत्रफल द्रव के दिए हुए आयतन के लिए न्यूनतम होता है, इसलिए द्रव की जो बूंदों का आकार है गोल होता है, जैसा कि चित्र यानी कि कहां पर दिखाया गया, तो भैया फोटो में दिखाया गया। कहां दिखाया? फोटो में दिखाया गया, ये वाला। ठीक है, चलो नोट करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में ही आता है। ठीक है, चलो थोड़ा और हम आगे बढ़ने वाले हैं। कैपिलरी एक्शन यानी कि केशिकत्व। अब सवाल पैदा होता है कि ये कौन सी चीज है सर, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आप यहां पर एक टब लीजिए, उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए। आपने कहा सर ये तो हम कर ही लेंगे, अब इसमें हम डालते हैं केश नली। चलो, हमने डाला इसमें केश नली। केश नली क्या होती है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, केश नली जो है वो क्या होगी, तो एकदम ऐसी, बात समझ में आ रही? केश नली क्या होगी, तो एकदम पतली सी कांच की जो है क्या होगी, रॉड होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अब यहां से जो जल है ना वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो ऐसा क्यों होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसको अपन फिजिक्स में बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। यदि किसी केश नलिका को जल जैसे द्रव में डुबो दिया जाए, यदि किसी केश नलिका को जल जैसे द्रव में डुबो दिया जाए, तो जल जो है वो कांच को कैसा कर देगा, तो गीला कर देगा, और द्रव जो है वो केश नलिका में थोड़ी ऊंचाई तक चला जाएगा, पानी यहां से ऊपर ऊपर चला जाता है।
बात समझ में आ रही है? इसे अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो भाई कैपिलरी एक्शन बोलेंगे। फिजिक्स में बहुत डीप में पढ़ोगे, पानी का यहां से ऊपर जाना जो है वो क्या कहलाता है? केशिकत्व, यानी कि कैपिलरी एक्शन कहलाता है। बोलो यस सर। यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सतह वाले अणुओं पर अंदर की ओर लगने वाला बल द्रव को केश नली में ऊपर ढकेल देता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। सतह वाले अणुओं पर अंदर की ओर लगने वाला बल, ये देखो ध्यान से देखो, ये सतह पर जितने भी अणु आपको दिख रहे हैं, इस पे अंदर की तरफ क्या लगा हुआ है? भाई बल लग रहा है पृष्ठ तनाव के कारण। अंदर की तरफ जो बल लग रहा है, इसको अपन दूसरे रंग से बनाएंगे, बड़ी सिंपल सी कहानी। अंदर की तरफ जो भी बल लग रहा है, ये जल को जो है ऊपर की तरफ भेज देता है। जल को ऊपर की तरफ क्या कर देगा? ढकेल देगा, भेज देगा। इसका दूसरा उदाहरण जो है वो क्या है? बहुत ध्यान से देखेंगे तो भैया पृथ्वी में पौधों की जो जड़ें होती हैं, जाइलम के माध्यम से पानी का ऊपर चढ़ना भी केशिकत्व कहलाता है। साथ साथ में यदि आप जलते हुए दीपक या मोमबत्ती की बात करेंगे तो उसमें भी तेल का या मोम का ऊपर की तरफ चढ़ना जो है वो भी केशिकत्व ही कहलाता है। और बताऊं केशिकत्व का बेस्ट एग्जांपल जो आपको हमेशा याद रहेगा कैपिलरी राइज के टर्म्स में, आप देखना हमारी ये जो आंखें होती है ना, यहां पर हमारी आंखों में इस तरफ जो है दो होल होते हैं, टीयर डक्ट उसे हम कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में मैं भूल पा रहा हूं, आंसू नलिका कह सकते हो आप, आंसू नलिका। आपने कई बार देखा होगा कि भाई आंखों के अंदर आंसू जो है वो आता कहां से? तो आप ध्यान से देखना, ये जो हमारी आंखें होती हैं, इसका जो इधर वाला भाग होता है ना, यहाँ पर दो छोटे छोटे छिद्र आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? वहीं से जो टीयर्स होते हैं, आंसू है भैया, बाहर की तरफ आते हैं। तो हमारे जो आंसू बाहर आते हैं उसके पीछे भी केशिकत्व ही क्या है? उसके पीछे केशिकत्व यानी कि कैपिलरी राइज ही जिम्मेदार है। बात समझ में आ रही है? चलो, किसी द्रव का किसी सक्रिय जगह पर ऊपर की तरफ चढ़ना जो है कैपिलरी राइज कहलाता है। ये होता है किसके कारण? तो यदि आप इस एग्जांपल की बात करेंगे तो पृष्ठ तनाव के कारण। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के बारे में। बड़ा तगड़ा ये टॉपिक है, ठीक है। एक काम करो, इसको सीधे सीधे अपन कहते हैं भाई गाढ़ापन। इसको सीधे सीधे हम क्या कहेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा गाढ़ापन। सीधे सीधे हम इसे क्या बोलेंगे? गाढ़ापन। बात समझ में? अलग अलग द्रव के लिए जो विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन होता है भैया, वो सीधी बात यह है कि अलग अलग होता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, तेल हो गया, वो आसानी से बहते हैं। पर शहद हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये थोड़े से कैसे होते हैं? गाढ़े होते हैं। अब यदि ये गाढ़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो कैसा है? बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? गाढ़ा बल बोलते हैं। मतलब जब अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वो आगे की तरफ नहीं खिसकेंगे। गाढ़ी चीजें बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और तरल चीजें जो है वो तेजी से आगे बढ़ती हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि द्रव में बहने के लिए कुछ आंतरिक प्रतिरोध है जो द्रव को आगे नहीं बहने दे रहा है, उसी को अपन गाढ़ापन या फिर श्यानता या फिर विस्कोसिटी बोलेंगे। अतः हम श्यानता या विस्कोसिटी को इस प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, द्रव में होने वाले प्रभाव का आंतरिक प्रतिरोध द्रव की क्या है? श्यानता कहलाती है। बात समझ में आई? नोट करो और बढ़ते हैं आगे। हरी अप, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लेकर बेटा इसको नोट करेंगे, ऊपर लिख देना गाढ़ापन, है ना। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब इतना तो आपके समझ में आ गया कि हाँ सर, विस्कोसिटी या श्यानता जो है वो बेसिकली क्या होती है। इसके बारे में थोड़ा और डीप नॉलेज जो है उसको हम बढ़ाते हैं ताकि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आए, राइट, तो वो अपने को बढ़िया तरीके से बन जाए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं कहता हूं भाई मेरे पास एक सतह है, ये मेरे पास एक सतह है, मेरे पास एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर यदि 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 एक आपका द्रव जो है वो बह रहा है। बात समझ में आई? तो यदि हम इस द्रव को थोड़ा जूम करके देखेंगे, कैसे करेंगे? जूम करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, राइट। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको यदि हम जूम करके देखेंगे देन हमें पता चलेगा कि सर इसमें तो अलग अलग प्रकार की परत बनी हुई है। इसमें ये जो आपका द्रव है ये इस तरफ जा रहा है, इसमें अलग अलग प्रकार की क्या बनी हुई है? तो भैया परत बनी हुई है। क्या बनी हुई है? तो भैया परत बनी हुई है। बात समझ में? तो ये जितनी भी परत होगी, अब जो सतह के पास वाली परत होगी वो धीमे धीमे आगे की तरफ जाएगी और जो ऊपर वाली परत है ना वो फास्ट मूव करेगी। अरे बाबा,
नीचे वाली जो परत है जो सतह के कांटेक्ट में है, राइट, वो धीमे मूव करेगी और ऊपर वाली जो परत है वो कैसी होगी भाई, फास्ट मूव करेगी। तो सीधी बात ये कि यदि हम एक बीच वाली परत की जो वेलोसिटी है, राइट, बीच वाली परत की जो वेलोसिटी है, यदि उसके वेग को हम लोग मान लेते हैं u, बीच वाली जो परत है उसके वेलोसिटी या वेग को यदि हम u मान लेते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा उसके ऊपर वाली जो परत है ना उसकी वेलोसिटी को हम u प्लस डी मानेंगे, नीचे वाली को हम जो है u माइनस डी मानेंगे। बात समझ में, ऊपर वाली को u प्लस डी और नीचे वाली जो होगी उसको हम u माइनस डी मानेंगे। बात हो गई खत्म। मतलब ये कि ऊपर वाली जो परत होगी भैया वो कैसी होगी, ड्यू टाइम्स ड्यू जो है उतनी ज्यादा होगी, नीचे वाली जो है वो कम होगी। चलो, तो सबसे ऊपर वाली की वेलोसिटी ज्यादा, सबसे नीचे वाली की वेलोसिटी जो है वो कैसी हो गई, कम हो गई। और इनके बीच में जो अंतर है उसको हमने कितना बोल दिया, तो हमने डी जेड बोल दिया। अब ये डी का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आपने फिजिक्स में बहुत सारा पढ़ा होगा, यदि कहीं पर डी एक्स या डी जेड लिखा होता है इसका मतलब एक छोटा अंतर होता है। जेड यदि है तो दूरी है, डी जेड लिखा है, राइट, तो छोटी दूरी है, एक्स लिखा है तो दूरी है, और डी एक्स लिखा है तो छोटी दूरी है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। चलो पक्का जी। चलिए कुछ और चीजें दिमाग में फिट करते हैं, फिर इसका एक छोटू सा डेरिवेशन करते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे, और आज की जो क्लास है इसको हम समापन की तरफ लेकर जाएंगे। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। चलो भैया, तो द्रव का आंतरिक प्रतिरोध जो कि उसमें श्यानता उत्पन्न करता है, ठीक है, इसके अंदर जो भी उपस्थित अंतराण्विक अन्योन क्रियाओं के कारण होगा, क्या भाई बल लगेगा। यदि वो प्रबल है, यदि वो कैसा है भाई, प्रबल है, तो द्रव अधिक श्यान होगा, और यदि ये दुर्बल है तो द्रव की जो श्यानता है वो कैसी हो जाएगी, तो अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। यदि अणु एक दूसरे को भयंकर ज्यादा फोर्स के साथ खींच कर रख रहे हैं तो भैया सीधी सी बात है गाढ़ापन बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। और यदि वो बल प्रबल है तो गाढ़ापन बढ़ जाएगा, और यदि वो दुर्बल है तो फिर उसमें पतलापन आ जाएगा। खत्म बात। यदि हम कोई एक विशेष परत लेते हैं और उसके नीचे की तरफ उपस्थित परत का वेग कैसा होगा, धीमा होगा, जबकि ऊपर वाली जो परत है उसका वेग कैसा होगा, तो भैया ज्यादा होगा। वही तो दिया है, 3 परत बनाई है। बात समझ में आ रही है, 3 क्या बनाई है, परत बनाई है। अरे सैंडविच मान लो यार, मतलब ठीक है, ये वो आलू वाला भाग हो गया और ऊपर और नीचे जो है वो ब्रेड वाला भाग हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो सैंडविच जैसा यहां पर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जूम करके, जूम करके। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। नोट करो। अरे बहुत शानदार इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग कहानी। चलो आ जाओ, और आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो यदि हम देखते हैं, रुको 1 मिनट, 2 चीजें याद रखना। 2 परतों के बीच में जो गैप है उसको हम डी जेड बोल रहे हैं, बहुत छोटकू सा गैप होगा, और यहां पर क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आई। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो 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 भैया, द्रव की 3 विभिन्न परतों में द्रवों का सामान्य प्रवाह बनाने के लिए आवश्यक बल, क्यों बल लगेगा भाई, नीचे वाली जो परत है वो सतह से कनेक्टेड है, उसकी वेलोसिटी कम है, बीच वाले की ओके ओके है, सबसे ऊपर वाली की ज्यादा है। तो सीधी सी बात यह कि सामान्य प्रवाह को बनाने के लिए जो आवश्यक बल होगा वो 2 कारकों पर निर्भर करेगा। एक तो क्षेत्रफल पे करेगा, बोलो यस सर, और पता है किस पर करेगा, ये डी जेड पर भी करेगा, इसलिए दोनों को यहां डायग्राम में बनाया हुआ है। क्षेत्रफल यदि ज्यादा होगा किसी भी सतह का तो भाई सीधी सी बात है कि वो जो आपका लिक्विड यानी कि द्रव है बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ मूव होने वाला नहीं है। क्लियर है कहानी, बोलिए यस सर। तो 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल और डी जेड। उसी को हम यहां पर लिखते हैं कि भैया संपर्क में क्षेत्रफल यानी कि ए पर डिपेंड करेगा, और डी डिवाइड बाई डी एक्स, जिसको हम बाद में डी डिवाइड बाई डी जेड कर देंगे, उस पर डिपेंड करेगा। और इसको हम बोलते हैं वेग प्रवणता। बात समझ में आई। इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता। बहुत ध्यान से देखिएगा, वेग प्रवणता, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर वेग प्रवणता। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डी डिवाइड बाई डी एक्स से। अब यहां पर हमारे पास डी एक्स नहीं है, यहां पर हमारे पास क्या है भाई, डी जेड है। ये इसका सामान्य सूत्र होता है डी डिवाइड बाय डी एक्स। अब देखो ये प्रवणता का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि हर में हमेशा जो है क्या आएगी, लंबाई आएगी। और वेग लिखा है तो ये कहां पर आ जाएगा, तो भाई ये अंश में आ जाएगा। मतलब यदि आपसे कोई वेग प्रवणता बोल रहा है, बात समझ में, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वेलोसिटी आएगी और नीचे की तरफ जो है वो क्या आ जाएगी भाई, लंबाई आ जाएगी।
अब यदि बहुत छोटे स्तर पर हम बात करें तो यहां पर डी आ जाएगा और यहां पर भी डी आ जाएगा। अब यदि हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहां पर हम वेलोसिटी को u ले रहे हैं बटे यहां पर जो लंबाई है उसको हम z ले रहे हैं। और बस यही एक कारण होता है कि बहुत सारे जो हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सब देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मजा ही नहीं आता, क्योंकि कब जज्बात बदल जाते हैं समझ में ही नहीं आता। बात समझ में आ रही? तो बायो वालों के साथ ये वाली बड़ी दिक्कत है कि हमको ना सर ये देखने का ही मन नहीं करता। बात समझ में आई? और यदि हम इसको देख भी लेते हैं तो हमारी खोपड़ी सेरेबेलम और सेरेबेलम तो खैर है नहीं उसमें, सेरेब्रम के अंदर कुछ घुसता ही नहीं है। बात समझ में? कारण क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। देखो यहां पर du डिवाइड बाय dx लिखा हुआ है, अगले ही पल जज्बात बदल गए एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट du डिवाइड बाय dz। तो बेटा ऊपर वाला सामान्य तरीके से लिखा हुआ है, यहां पर हमारी दूरी dz थी इसलिए हमने dx की जगह पर क्या लिखा हुआ है भाई dz लिखा हुआ है। क्लियर है कहानी? यस सर। चलो ठीक है, ऊपर वाला सामान्य नीचे वाला स्पेसिफिक। चलिए भैया थोड़ा और आगे हम इसको बढ़ेंगे, है ना। एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी ग्रेडियंट या प्रवणता की बात आएगी नीचे की तरफ हमेशा दूरी या फिर क्या आएगा भैया लंबाई आएगी, खेल खत्म। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से देखना। तो यहां पर अपने को ना सभी परतों के, ध्यान से देखो, सभी परतों के बहाव को बनाए रखने के लिए कुछ बल की आवश्यकता है, कुछ बल तो चाहिए। ऊपर वाली परत बहुत तेज चल रही है, नीचे वाली परत एकदम ढीली पड़ी हुई है, बीच वाली परत दोनों को मेंटेन ही कर रही है। बात समझ में आई? तो हमें इन सारे परतों की जो गति है उसको बनाए रखने के लिए एक बल की जरूरत है, उसको हमने F से रिप्रेजेंट किया और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के साथ में भी, du डिवाइड बाय dx के साथ में भी। अब आप ये जानते हो कि भैया समानुपाती यहां पर एंट्री मार चुका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंट्री मार चुका है, मतलब अगली वाली जो स्टेप होगी, बात समझ में आई, न्यूटन के 5वें नियम के हिसाब से अगली वाली जो स्टेप होगी, 5वां नियम मतलब हमने माना है, ठीक है, अगली वाली स्टेप में अपने को एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो भैया हमने यहां पर बच्चों एक कांस्टेंट दिया हुआ है, इस कांस्टेंट को हम लोग ईटा या एटा बोलते हैं। ईटा, ईट नहीं, ईटा। बात समझ में? तो उसको हम लोग जो है ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा ईटा, ये ईटा होगा, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी ये देखें इसका मतलब होगा एटा। बात समझ में आ रही? तो जो कांस्टेंट यहां पर लगाया ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं श्यानता गुणांक। क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी इंडेक्स। क्या बोलेंगे भाई? विस्कोसिटी इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड दैट मस्ट बी कंसीडर्ड एज श्यानता गुणांक इन हिंदी। ठीक है जी, चलिए पक्का इतना लिख कर आ जाना, खेल जो है एकदम सेट है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। तो श्यानता गुणांक को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो? बड़ा सिंपल है, शानदार है, मजेदार है कि एकांक दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के मध्य, एकांक दूरी, और जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे? dz बोल रहे थे। एकांक दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के मध्य इकाई सापेक्षिक वेग को, इकाई सापेक्षिक वेग को बनाए रखने के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो है वो श्यानता गुणांक कहलाता है। अरे बाबा, क्या कहलाता है? श्यानता गुणांक कहलाता है, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही बोली? यस सर। चलो, सामान्यतः द्रवों की श्यानता की तुलना में उसके श्यानता गुणांकों के पदों में की जाती है। सामान्यतः द्रवों की श्यानताओं की तुलना उसके श्यानता गुणांक के पदों में की जाती है। यदि श्यानता गुणांक कम है, हमने कहा भैया ईटा यदि कम है तो द्रव जो है वो कम श्यान होगा, और यदि ईटा बड़ा है तो द्रव जो है वो अधिक श्यान होगा। सीधी बात ये, जिसका जो श्यानता गुणांक है ज्यादा है उसका गाढ़ापन ज्यादा होगा। इसको खोपड़ी में सेट कर लो, खत्म किया। बात समझ में आ रही है? जिसका श्यानता गुणांक जो है वो कैसा होगा भैया? ज्यादा होगा, राइट, उसका गाढ़ापन यानी कि श्यानता यानी कि विस्कोसिटी भी कैसी होगी? ज्यादा होगी, वो इजीली मूव नहीं करेगा। तो सीधी बात ये कि जो शहद है उसका श्यानता गुणांक ज्यादा होगा, और यदि आप जल की बात करते हो तो भैया उसका कम होगा। ठीक है, चलो ये तो एकदम बच्चों वाली बात है, आप ही बच्चे ही हो। ठीक है, चलो तो श्यानता की सीजीएस इकाई अपने को देखनी है और एसआई इकाई भी अपने को देखनी है। दोनों आप देख लो, कॉपी में नोट कर लो, परीक्षा में पूछ ली जाती है स्पेशली। बात समझ में आई? भौतिकी में तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा टॉपिक ही है विस्कोसिटी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, दैट्स ऑल।
सवाल पैदा होता है क्या सर इसके कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशंस वगैरह हैं? बिल्कुल हैं, पर उससे पहले अरे हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जो सीजीएस इकाई है ना बच्चों, वो हमारी क्या होती है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। क्या होती है भाई? ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है, जिससे हम लोग पॉइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पॉइज भी बोलते हैं, पैसे नहीं, पॉइज। पॉइज बच्चे इसको ऐसे लिख देते कई बार, पॉइज है भैया, बात समझ में आई? पैसे नहीं है, गलत नोट कर लेते हो कई बार और दिक्कत हो जाती है। पॉइज है, क्लियर? कुछ धुरंधर हमारे पैसे बोलते हैं इसको, आप याद ऐसे रख सकते हो, पर ये जो है ऊपर वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, तो पॉइज जो है इसकी क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, तो सीजीएस इकाई होगी और इसी में हम इसको जनरली व्यक्त करते हैं। पर एसआई इकाई की यदि हम बात करेंगे, राइट, तो वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, या न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्ट्स 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? बोले यस सर। और आप अब नोट करो। हाँ ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि जब भी हम किसी द्रव के बारे में बात करते हैं तो भैया उसका गाढ़ापन जो है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? बड़ी सिंपल सी कहानी, एक तो ताप पर, तापमान बढ़ाइए गाढ़ापन जो है वो कैसा हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। घी देख लो, कोई भी चीज देख लो आप, जल देख लो, बात समझ, अल्कोहल देख लो, तापमान बढ़ाने पर गाढ़ापन जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि श्यानता बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर श्यानता कैसी हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही? दूसरी बात ये कि जब हम दुर्बल आकर्षण बल की बात करते हैं, दुर्बल आकर्षण बल मतलब बहुत कम, मतलब गैसों की यदि आप बात करोगे तो उनकी श्यानता बहुत कम होती है, और प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों की यदि आप बात करेंगे तो इनकी श्यानता जो है वो कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। 2 ही पॉइंट्स है, खोपड़ी में सेट रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए भैया और आगे बढ़ने वाले, आ जाइए। अब हम यदि एग्जाम्पल लें तो बेंजीन जो है उसकी श्यानता जो है वो कितनी है? 0.65 इंटू 10⁻³ जबकि आप एथिल अल्कोहल की बात करोगे, जबकि आप एथेनॉल की बात करोगे, सो दैट इज जस्ट डबल के करीब, 1.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, के आसपास जो है एथिल अल्कोहल की होगी। इसका मतलब ये कि अल्कोहल के अणुओं के मध्य बेंजीन की तुलना में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल लग रहा है। तो जहां पर प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वहां पर जो श्यानता है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आई? चलो, इसके बाद पूछा गया कि भाई श्यानता जो है इस पर दाब का क्या प्रभाव होगा? भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप दाब बढ़ाओगे इससे जो श्यानता है वो भी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि विस्कोसिटी, गाढ़ापन भी बढ़ जाएगा। आपको श्यानता अच्छा नहीं लगता, आप सीधे सीधे इसको गाढ़ापन बोलिए। बात समझ में आ रही है? और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए। चलो भाई आ जाओ और आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जब आपने सारी चीजें देख ही ली हैं तो अब इस चैप्टर का हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं क्या भैया? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। करना क्या है? बड़ी शानदार सी कहानी है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। YouTube पे तो आप देख ही रहे हैं, पर यदि आप एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। जैसे आप सर्च करेंगे एक पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, और यदि आप हिंदी माध्यम विद्यार्थी हैं तो कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास पे कोई भी यदि डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट पूछ लीजिएगा, और जल्दी ही मैं आप लोगों से मिल रहा हूं वन शॉट रिवीजन के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर का एक क्लास में रिवीजन। बढ़िया तरीके से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहिए। तो इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।